तो देखिए यार, हम लोग कल का लेक्चर, हमारा 2 लेक्चर डाइपोल का ऑलरेडी हो चुका है ना। और आज का लेक्चर जो है वो, उस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं देखते हैं। ठीक, बस। तो अभी तक का जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल्स टू के 2kp अपॉन आर क्यूब निकाला है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ओनली kp अपॉन आर क्यूब। इसको हम लोगों ने क्या बोला था भाई? इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको हमने क्या बोला था? एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में हम लोगों ने पोटेंशियल भी निकाल लिया था। तो पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल की जो वैल्यू थी वो 0 थी, और यहां पर जो इसकी वैल्यू है वो क्या है? E, पोटेंशियल इन एक्सियल कंडीशन, उसकी वैल्यू जो है वो आ रही है आपकी, एक सेकंड, उसकी वैल्यू आ रही थी कितनी? kp अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। आज का जो हमारा मोटिव, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा मोटिव है उसको हम समझते हैं। आज हम लोग को क्या करना है, किसी भी डाइपोल को, है ना, एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। एक्सटर्नल फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरीके का हो सकता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो सकता है 2 तरीके का। पहला यूनिफॉर्म, और दूसरा जो होगा वो क्या? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हमें यहां पर दोनों के बारे में समझना है कि अगर हम लोग किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म या किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को हमें मिलेगा, कहां पर किस तरीके का मोशन करेगा डाइपोल, या फिर उस पर किस तरीके का इफेक्ट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमें आज डिटेल में पढ़ना है। तो चलो इसको हम कंटिन्यू करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आज का एजेंडा सबको क्लियर है कि आज हमें क्या क्या करना है भाई? ठीक है, चलो समझते हैं। यहां पर हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म, तो बताओ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप सब लोग जानते हो। नॉन यूनिफॉर्म, मैंने एक यूनिफॉर्म का मतलब बताया था, सीधा सा मतलब बताया था क्या? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? वेरिएबल। सीधी सी बात है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो यहां पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट और पैरेलल होंगी, और साथ ही साथ हर एक पॉइंट पर, अगर मैं ये रीजन यहां से यहां तक डिसाइड कर रहा हूं कि दिस इज द रीजन इन बिटवीन, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, ये रहने वाला है सेम। बट जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, वो डिपेंड कर सकता है। मतलब अगर इसको पीछे एक जगह मिलाया जाए तो इट इज समथिंग लाइक कि किसी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो ऐसी सी है ना। तो ये है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी वेरिएबल होगा। तो ई जो है वो वेरिएबल है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं ना यहाँ प्लस क्यू, उसकी वजह से किसी दूरी r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या? ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों ही केस में हम लोग क्या करेंगे? इस डाइपोल को रखकर चेक करने वाले हैं कि भाई इसका मोशन कैसा होने वाला है। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है उसको मैं बहुत सिंपल बीच में स्पेस बना रहा हूं ताकि हमें मोशन को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो सके। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म एंड द सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोगों ने क्या करा? एक डाइपोल रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे रखा? यहां पर माइनस क्यू, और यहां पर रख दिया क्या?
प्लस क्यू। ठीक, एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन हम ले सकते हैं क्या कि यहीं पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया क्या, एक यहां पर प्लस क्यू और यहां रख दिया जाएगा क्या, माइनस क्यू। ठीक, और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस क्यू और यहां पर क्या कर दिया, माइनस क्यू। कोई भी ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं। इन सारे ही केसेस में, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 3 है, मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, है ना, लेकिन आप क्या मान के चल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, जो कि यहां पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो मैं अननेसेसरी लाइंस को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, लाइक दीज आर। नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है ना, नीचे माइनस क्यू तक दिख रहा है। यस सर, वहां दिख रहा है। चलो मैं थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूं, यहां पे बना दे रहा हूं। ठीक, तो यहां प्लस क्यू रख दिया, यहां माइनस क्यू रख दिया। ठीक है, अब ये तीनों सिचुएशंस को हम लोग ध्यान से समझेंगे और इसको समझने के बाद बताएंगे कि भाई फोर्स वाली कंडीशन क्या है। अब केस ए की बात करते हैं। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, हमारे पास क्या है, दो पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम है। उस पॉइंट चार्ज पर सोचो ये अगर नेगेटिव है तो इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। और इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आप सभी लोगों को पता है कि अगर किसी भी नेगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, और यहां पर जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, Q इंटू ई के बराबर। बोलो, बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या, ये पूरा सिस्टम कहलाएगा, दिस इज कंप्लीट सिस्टम। इस सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, QE माइनस QE दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, QE और माइनस QE को क्या कर दिया, 0 कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि सिस्टम पर अगर सिस्टम ऐसे माना जाए तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक बैकवर्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि जब हम किसी डाइपोल को, है ना, कुछ इस तरीके से यहां पर रखे हुए हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, मतलब किस तरीके से रखे, जरा समझना। when the direction of dipole moment and the electric field vector both are same, मतलब दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ऐसी स्थिति में इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है बेटा, 0 है। बोलो, इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। मतलब ये मोशन करेगा या नहीं करेगा, नो सर। तो ये मोशन नहीं करने वाला है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो यानी कि ये क्या रहेगा, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। सभी को क्लियर है ना यार ये? यस सर। अब हमने कहा यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस के बारे में हम लोग अभी टॉर्क पर भी वापस आते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। दूसरे वाले कंडीशन को अगर ध्यान से देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो यहां पर ये है कैसा, पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा बेटा, Q इंटू ई। और इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर भी लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसे भी क्या बोलोगे, Q इंटू ई। तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। मतलब ये भी क्या होगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक, लेकिन अगर यही कंडीशन यहां पर हो जाए कि यहां पर देखो, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा Q इंटू ई, और इस नेगेटिव पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा Q इंटू ई। बोल भाई, अभी भी अगर मैं थर्ड केस में पूछूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, दिस कंप्लीटली दिस इज अ सिस्टम, इस पर लगने वाला टोटल फॉरवर्ड फोर्स कितना है बेटा, QE। बैकवर्ड फोर्स कितना है, QE। तो इस पर लगने वाला अभी भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या है भाई, 0 ही है। अभी भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा जी, अभी भी अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0, अभी मैं केवल फोर्स की बात कर रहा हूं, है ना, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो मैं ये भी कहूंगा क्या कि ये भी है एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। बोलो भाई, ये भी क्या है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रही बात? बट बोथ द फोर्सेस QE और माइनस, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में QE, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड
एक्टिंग एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोन एज 2l। कितना है? 2l है। कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये काम भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक रोटेशनल टेंडेंसी होगी? Yes, sir. Yes, sir. दिस विल ट्राई टू रोटेट। मतलब मैं क्या इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कह सकता हूं? मतलब क्या है कि नेट टॉर्क क्लॉकवाइज बराबर नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? No, sir. नहीं, है ना? बट यहां पर देखो और यहां पर देखो, क्या यहां पर मोमेंट ऑफ कपल क्रिएट हो रहा है क्या इस वाले केस में? No, sir. मोमेंट ऑफ फोर्स या इसे टॉर्क कहते हैं, इसकी वैल्यू यहां पर क्या है? इसकी वैल्यू तो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है बोथ आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा? जीरो है। एंड व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो द टॉर्क विल बी जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या इसको बी को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं बेटा? सिमिलरली क्या हम ए को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं? ए को भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बोला जा सकता है ना यार, Yes, sir. है ना? हाँ बोलते रहो यार थोड़ा सा। मतलब हमें यह समझ में आ रहा है क्या कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जा रहा है, किस में रखा जा रहा है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है। किसको? किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, है ना? तो चाहे वो पहली कंडीशन हो, चाहे वो दूसरी कंडीशन हो, और चाहे वो तीसरी कंडीशन हो, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, चाहे ये दोनों सेम ही डायरेक्शन हो, यानी इनके बीच का एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो, ऐसी कंडीशन हो, है ना? दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन तो ये था क्या कि जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना? देखो यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर भी ये है, लेकिन नेगेटिव यहां है और पॉजिटिव यहां है। तो इसके लिए कह सकते हैं क्या कि नेगेटिव जो था, ये देखो, पॉजिटिव यहां था और नेगेटिव यहां था, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब थीटा यहां पर क्या बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। बोलो यहां पर क्या हो रहा था? यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, तो बोथ आर इनटू सेम डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू 0 बन रहा था। और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या बन रही है? 90 डिग्री बन रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और जबकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, तो ये हो जाएगी। बोलो दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री बन रहा है। तो तीनों ही केसेस में अगर देखा जाए, चाहे हमारा ये फर्स्ट केस हो, चाहे सेकंड केस हो, चाहे थर्ड केस हो, इन तीनों ही केसेस में फर्स्ट केस यानी कि यहां की बात कर रहा है, सेकंड केस यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, और थर्ड केस इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा यहां। तो ऐसे कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि जो लगने वाला नेट फोर्स है वो क्या है? 0 है। यहां पर भी लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0 है। यहां पर भी लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो हमें एक सीधा सीधा कंक्लूजन मिल रहा है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव ही नहीं कर सकती, ट्रांसलेटरी मोशन तो कर ही नहीं सकती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं कर सकती है। इतनी बात समझ में आया कि ये मूव एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है। क्या इस बात से सभी लोग सहमत है? सबको समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, Yes, sir. ये बात अगर आपको समझ में आ रही पूरी पूरी, तो हमें यहां पर पता चल रहा है क्या कि ये जो है, यहां पर नेट टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0 है। यहां पर भी नेट टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0 है। यानी कि ये रोटेट भी नहीं करेगा। रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा। ये भी रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यस, यहां पर जो है ये टॉर्क 0 नहीं है, तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, और इवन यहीं पर ही नहीं, आगे बताऊंगा कि किसी भी जनरल स्टेट में केवल इन दोनों को छोड़ के कहीं पर भी अगर रखा हो तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रोटेट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा? रोटेशनल मोशन करेगा, है ना? तो एक छोटा सा सवाल यहीं पर मैं पूछ लेता हूं। क्वेश्चन हमारा ये है क्या कि इफ अ डाइपोल is placed in a uniform
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट विल, हाँ, एट सम एंगल थीटा, इट विल हैव अ ट्रांसलेटरी मोशन, a rotational motion, both A and B, or none of these. बताओ क्या आंसर सही होगा? सर सी। Rotation. Rotational motion. Rotational motion. चलो बहुत अच्छी बात है, रोटेशनल मोशन। जैसे ही आपने यूनिफॉर्म वर्ड सुना, याद रखने की जरूरत है क्या? जैसे ही हमने यूनिफॉर्म सुना, एट एनी केस, कोई भी सिचुएशन हो, वहां पर वो फोर्स लगने वाला क्या हो जाएगा? नेट, वो तो जीरो हो जाएगा। तो पक्की बात है ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता है। क्लियर है? ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अगर ट्रांसलेटरी गलत है तो हमारा सी वाला ऑप्शन भी गया। अब मैं तो 50-50 में खेलूंगा ना, अब तो मैं 50-50 में खेल सकता हूं, या तो नन ऑफ दीज हो या तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा एट एनी एंगल थीटा, अगर किसी एंगल थीटा की बात चल रही है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जरा सोच के बता मुझे बेटा, क्या कि यहां पर जो ये डाइपोल है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहां माइनस क्यू और यहां पर क्या प्लस क्यू, और जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना यार। और ये डायरेक्शन क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। तो देख, अगर यहां पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा ही तो बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। और ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किधर होगा? Q इंटू ई यहां पर होगा, और इस पर लगने वाला फोर्स यहां पर होगा Q इंटू ई। अभी भी अगर मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। लेकिन अब जो है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा या जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? दैट इज, ये तो क्या बना रहे हैं दोनों मिलकर? कपल बना रहे हैं ना बेटा। सब लोग कपल पता है ना, मोमेंट ऑफ कपल सभी को पता है। कपल कब बनता है बेटा? जब दो इक्वल और प्लस ऑपोजिट, है ना, और प्लस अलग अलग घर के हों, मतलब अलग अलग पोजीशन पर लग रहे हो, मतलब एक यहां पर लग रहा हो, यहां पर लग रहा हो, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही बात? इक्वल हो, ऑपोजिट हो और डिफरेंट पोजीशंस पर ये लग रहे हो, तभी क्या बनाते हैं? मोमेंट ऑफ कपल। और कब इस मोमेंट ऑफ कपल से क्या क्रिएट होता है? टॉर्क क्रिएट होता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। नहीं समझ में आ रहा है किसी को कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? अगर मैं इसको हटा दूं कि यार कपल वपल क्या है, छोड़ो सर ये सब क्या बातें कर रहे हो आप, है ना। सिंपल हमने टॉर्क क्लास 11th में पढ़ा, उस टॉर्क के हिसाब से मुझे समझाइए, ठीक है। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है भाई? ये पॉइंट O मान लिया जाए, इसको पॉइंट A बोला जाए, इसको पॉइंट B बोला जाए। कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ये और एक ये। यहां से देखा जाए तो ये जो है फिक्स पॉइंट O माना जाए, तो O से इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी यही तो है, या ये बोल दो, है ना। और इसी के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी? ये, या फिर इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितनी है? ये टोटल लेंथ कितनी है? 2L। और ये एंगल कितना है? थीटा। तो इस ट्रायंगल में जरा मुझे बता, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L sin थीटा। या फिर अगर इतनी बात करें, यहां पर देख, ये मिड पॉइंट O है, ये तो L है ना, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? L sin थीटा। और यहां पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? Q इंटू ई। यहां पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। और ये लेंथ भी क्या हो जाएगा? L sin थीटा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो बताओ, अगर इसको फिक्स पॉइंट माना जाए, देख इसको, दिख रहा है ना यार ये, है ना। अगर इस मिड पॉइंट को फिक्स माना जाए और इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर रोटेट कराएगा इधर, है ना। तो ये क्या करेगा? ये वाला जो फोर्स है वो टॉर्क किधर प्रोड्यूस करेगा? इस डायरेक्शन में। और ये वाला किधर करेगा? इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ये रोटेट करा रहा है किधर? क्लॉकवाइज। और ये भी रोटेट करा रहा है क्या? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू फर्स्ट फोर्स, यानी कि इस वाले F1 मान ले इसको, है ना। तो F1 की वजह से क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू? दैट इज Q इंटू ई L साइन थीटा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ फोर्स दूसरे की वजह से क्या हो जाएगा? वो भी Q इंटू ई इंटू L साइन थीटा हो जाएगा। और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जोड़ोगे
तो क्या हो जाएगा 2QE L sin थीटा, है ना। या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, टो इज इक्वल्स टू 2QL क्या बन गया PE sin थीटा। तो कितना टॉर्क लगता है बेटा इस पर, PE sin थीटा लगता है। बात समझ में आई? ये टॉर्क के कॉन्सेप्ट से आपने को टॉर्क निकाल लिया। तो अगर टॉर्क लग रहा है तो रोटेशनल मोशन होगा कि नहीं होगा भाई, पक्की बात है होगा। और यहां पर अगर ध्यान से देखो तो क्या है, रोटेशनल मोशन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको टॉर्क निकालना आ गया। दूसरा तरीका ये था क्या, मोमेंट ऑफ कपल जिसे कहते हैं। कपल कहता है भाई देयर आर टू फोर्सेस, तो उनका जो मोमेंट ऑफ कपल होता है या टॉर्क जिसे कहते हैं, उसकी वैल्यू वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी थी 2L sin थीटा, दैट कैन बी रिटन एज 2L sin थीटा, और आता फिर क्या यही आ जाता है। समझ गया बेटा? Yes, sir. So Yes, this is sir. how we can calculate the torque, Yes, sir. and if there is a torque, existing torque, है ना, और टॉर्क अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, ये रोटेशनल मोशन तो करेगा ही करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। समझ गए बात? तो जब हमने टॉर्क निकालना सीख लिया तो मैंने ये कहा क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो डाइपोल है वो जब यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों का डायरेक्शन सेम टू सेम है, तो वहां पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा था। ठीक है, ये पहला स्टेट बता दे रहा हूं। और ये जो स्टेट है, जब यहाँ थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, है ना, किसके साथ थीटा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का थीटा, ध्यान रखना दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, और थीटा जब 90 है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, PE sin थीटा। तो PE sin 90, या फिर इसे को क्या बोल सकते हो तुम, PE की वैल्यू PE बोल सकते हो, है ना। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम टॉर्क। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, मैक्सिमम टॉर्क बोल सकते हैं। समझ आ रही बात? Yes, sir. हाँ, और इसका ऑपोजिट वाला केस अगर ध्यान से देख लो, यहाँ पर ये माइनस क्यू ना होकर प्लस क्यू है, और यहाँ पर क्या है माइनस क्यू है, तो क्या होगा, फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, तब भी टॉर्क जीरो और फोर्स नेट जीरो। तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई यार, कि कब टॉर्क लगेगा कब टॉर्क नहीं लगेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो मतलब हम ये Yes, कह सकते हैं कि अगर कोई भी डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे फेंक दिया जाए किसी भी रैंडम एंगल पर, तो पक्की बात है उस पर टॉर्क लगेगा, है ना, और वो केवल रोटेट करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पर हम लोगों का फाइनल जो डिस्कशन हुआ, फाइनल डिस्कशन ये हो गया क्या कि भैया कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डाइपोल भेज दिया तो वो डाइपोल क्या करेगा, मोशन कर सकता है, कौन सा, केवल रोटेशनल, है ना। और वो भी कब, जब वो किसी रैंडम एंगल पर हो, थीटा एंगल पर हो। अगर वो कितने एंगल पर हो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन बोथ द कंडीशंस इट विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। बोलो समझ गए ना? तो सर हम लोग ये कह सकते हैं ना कि थीटा की वैल्यू 0 180 के बीच में होगी तब ये रोटेट करेगा। वही कह रहा हूं, मतलब हाँ बोल सकते हैं कि एट एनी एंगल एक्सेप्ट 0 और 180 डिग्री। ठीक है, यस सर। अब तुम सोच रहे हो सर ये 0 और 1 इतना स्पेशल है क्या, तो जरा देखते हैं यार। ये बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं, ये एक बॉल है ना, ये जो है एक बॉल है यहां पर रखा हुआ, और एक ये बॉल है, और ये बाउल है। बाउल, बाउल समझते हो ना, हिंदी में बाउल बोलते हैं, अंग्रेजी में बोल बोलते हैं, बोल, है ना। और एक ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, और ये क्या है, बाउल। ये तीन कंडीशंस हमने ली, ए बी और सी। ठीक है, इन तीनों ही कंडीशंस को ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, मतलब यहां लाकर और छोड़ देता हूं, ठीक है, इस बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं,
और मैं फ्री कर दूं इसको, और इस बॉल को भी मैं थोड़ा डिस्प्लेस कर दूं और फ्री कर दूं, आई थिंक तुम लोगों का दिमाग पहुंच रहा होगा कि मैं क्या कनेक्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बताओ क्या ये बॉल वापस आएगा कभी इस पोजीशन पर जहां से इसको डिस्प्लेस किया गया इनिशियल नो पोजीशन? सर। No, sir. नहीं No, है। sir. लेकिन क्या ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आएगा? यस सर। Yes, sir. और ये इसका क्या होगा? ये तो ना वापस आने की ना वापस जाने की, जैसे जा रहा है वो चलता जाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इन तीनों स्थितियों में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है, और है ये भी स्टेबल, लेकिन ये न्यूट्रल है, ना तो वापस आने की टेंडेंसी है ना बहुत दूर चले जाने की टेंडेंसी है, ऑटोमेटिक। क्लियर है? अब इन तीनों ही कंडीशंस को हम मैच कराएंगे यहां पर, किससे? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या था? 0 डिग्री था। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये हम कंडीशन लेकर चल रहे हैं। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा जगह बना। सर एक बार न्यूट्रल वाला फिर से बता दीजिए। आता हूं न्यूट्रल पे भी आता हूं। मैंने कहा थीटा की वैल्यू जब क्या है? 0 डिग्री है। थीटा की वैल्यू जब क्या है? 180 डिग्री है। और यहां पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हमें खास कोई लेना देना अभी इसमें नहीं है। हमारे पास यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनटू दिस डायरेक्शन व्हाइल द डाइपोल is placed in such a way that both are making an angle theta 0 डिग्री। मतलब इस पर लगने वाला फोर्स यहाँ है, इस पर लगने वाला फोर्स यहाँ है। F और F की वैल्यू है ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। ऐसी कंडीशन में क्या है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्या है ये? स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? लगने वाला नेट फोर्स 0 है। देख यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg लग रहा है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी वेट mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर फोर्स लग रहा है n, और यहाँ पर भी लग रहा है क्या? mg, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको मैंने मूव करा दिया, और मूव कराने के बाद मैंने यहाँ छोड़ दिया, है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये n है और ये यहाँ पर mg है। इसकी जो सिचुएशन यहाँ पर थी वही सिचुएशन यहाँ पर भी है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? न्यूट्रल बोला गया। जबकि इसकी बॉल को यहां से मैंने यहां शिफ्ट किया अगर, तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर एक नई टेंडेंसी डेवलप हो गई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जबकि इसको यहां से मैंने अगर यहां शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया? इसके अंदर एक अलग टेंडेंसी डेवलप हो गई टू मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इसके पास एक टेंडेंसी अगर देखा जाए तो वापस आने की है, और इसकी टेंडेंसी क्या है? दूर जाने की है। ठीक है, तो जरा सोच के देखो कि अभी जो ये है ये इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा किसी एंगल पर डिस्प्लेस कर दूं, है ना, थीटा पर, तो इस पर लगने वाले फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, जो मिलकर इसको किधर रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं? जो इसका ओरिजिनल पोजीशन था। ठीक है, जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है उधर इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, जबकि माइनस क्यू यहां ना होके दूसरी जगह पर है, यहां पर प्लस माइनस क्यू यहां पर आ जाएगा, माइनस क्यू यहां पर है, जिसकी वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में और लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है। नो डाउट थीटा इज इक्वल टू 180 पर ये इक्विलिब्रियम में है, नो डाउट ये इक्विलिब्रियम में है, बट क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? समझते हैं इस चीज को। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दूं, इसको यहां से थोड़ा इधर डिस्प्लेस करा दिया एंगल थीटा, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या है? इधर ही लगेगा, माइनस पर, बोल बेटा, और प्लस पर लगने वाला फोर्स इधर ही लगेगा, है ना? क्या इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद ये वापस आएगा या फिर ऐसे ही रोटेट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा? बोलो भाई। यार आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। हेलो, Yes, sir. आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ, तो यहां पर क्या हो गया? इसकी टेंडेंसी क्या है? वापस इस पोजीशन में जिसमें ये रखा हुआ था उसमें ना आने की, है ना? इसका भी टेंडेंसी क्या है? वापस पोजीशन में ना आने की। तो इसे बोला जाता है क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल, EQUILIBRUM, है ना?
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या बोला जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद रखेंगे क्या? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। क्यों मैंने तुम्हें ये बताया पता है? एक नंबर के सवाल के लिए या फिर किसी न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल में अभी डायरेक्टली आगे पढ़ने वाले हैं जब हम, तो उसमें डायरेक्टली कहता है क्या कि अच्छा बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना काम करना पड़ेगा। तो यार तुझे पता तो होना चाहिए स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। क्यों यार? ये बात समझ में आ गई? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आया? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ, है ना, ये है एक पेंडुलम। अभी क्या है? वेट mg लग रहा है, टेंशन T लग रहा है। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? क्या ये इक्विलिब्रियम में है? यस सर। क्योंकि Yes. T बराबर mg है। अब इसको मैंने यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, इसको मैंने यहां पर डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद mg यहां लग रहा है, टेंशन यहां लग रहा है। mg का एक कंपोनेंट यहां, एक कंपोनेंट यहां पर लगा, क्योंकि एंगल ये थीटा है तो दैट इज mg cos थीटा। और ये क्या हो गया? mg sin। अब ये mg भाई साहब का औचित्य खत्म हो गया, मतलब उनकी कोई रोल यहां पर नहीं रह गया, क्योंकि ये डिवाइड हो चुके हैं ऑलरेडी दो पार्ट्स में। नाउ देयर आर बेसिकली थ्री फोर्सेस वी कैन कंसीडर हियर। यहां पर हम तीन ही फोर्स कंसीडर कर सकते हैं ना बेटा, जिसमें से एक फोर्स क्या कर रहा है? T इज इक्वल टू mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। जबकि mg sin थीटा को कौन सा फोर्स बोलते हैं, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए इतना डायग्राम बनाया हूं। दिस फोर्स हैज अ स्पेशल नेम जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है, जो इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आता है। आई थिंक अब कनेक्ट हो रहा होगा, वापस Restoring ओरिजिनल force. पोजीशन पर लेकर आ रहा है। Restoring force. Restoring force, very good, this is called restoring force. And if this is a restoring force, it means the restoring force must be minus of mg sin theta. Why this is minus? Because the direction of restoring force is always opposite to the direction of displacement. होता नहीं यही? तो बॉडी जिस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में होती है उसी को क्या बोला जाता है? उसका मीन पोजीशन बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? इसी को तो मीन पोजीशन बोलते हैं बेटा। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी क्या करती है? किसी को याद है क्या करती है बॉडी? Simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। ये थोड़ा सा हमारा पुराना रीकैप था जिसको हमने वापस लाया। अब इसमें इस रीकैप को थोड़ा सा और मैं बढ़ाऊंगा। क्या कि हमने जब करते हैं क्या, F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, और अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम लोग कह लेते हैं क्या, एम जी, थीटा की जगह थीटा ही रख देते हैं। और देखो यहां पर ये जो एंगल थीटा होता है, थीटा में x इसको डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और इसका लेंथ l ले लेते हैं, तो आर्क अपॉन रेडियस कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना बेटा। तो इसकी जगह हम लोग कर लेते हैं क्या, एम जी एक्स अपॉन एल करते हैं और एफ की वैल्यू ये रखते हैं। ये सब करने के बाद एफ की जगह हम ले आते हैं क्या, एम ए, और माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। एम से एम को उड़ाया, ए इज इक्वल टू जी अपॉन एल इंटू एक्स को लाया, है ना। और इसको देखकर हम ये प्रूफ कर लेते हैं भैया कि भाई जी अपॉन एल तो यहां पर है इंटू एक्स। जब एक्सिलरेशन किसके, x के नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये कहा जाता है कि यस नाउ दिस बॉडी विल परफॉर्म एन एसएचएम। ठीक है, दिस इज हाउ वी प्रूव अ बॉडी विल डूइंग एसएचएम और नॉट। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा कि अगर ये एसएचएम कर रहा होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर ये होता है, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एल अपॉन जी के बराबर होती है, और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी अपॉन एल अपॉन जी हो जाता है। और यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा याद आ गया होगा। बोलो, बात समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, अगर sir. आपको ये बातें याद आ गई हैं तो हम वापस अपने इसी मुद्दे पर वापस आ जाते हैं कि जब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बेचारा
ये क्या है, डाइपोल है, और वो डाइपोल भाई साहब क्या है, अभी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनका मीन पोजीशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर आप थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे, मतलब क्या हो गया, इसको मीन पोजीशन से आपने थोड़ा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया थीटा से, तो ऐसे केस में इस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड दैट टॉर्क इज एक्चुअली एक्टिंग अ रीस्टोरिंग टॉर्क। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? वो टॉर्क कितना हो जाता है यार, Sir. हम लोगों को पता है वो टॉर्क की जो वैल्यू है सर, वो हो जाती है क्या, पीई साइन थीटा के बराबर, है ना। और तो सर इसको भी क्योंकि नेगेटिव लेंगे। हाँ, जब रीस्टोरिंग टॉर्क लेंगे दैट विल बी माइनस ऑफ टॉर्क एक्टिंग, और माइनस ऑफ टॉर्क एक्टिंग, या फिर सिंपली इसको क्या ले सकते हैं बेटा, माइनस पीई साइन थीटा ले सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस अब सर। ये जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई इंटू थीटा, और ये चूंकि टॉर्क है ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। आप लोगों को ये पता चल रहा है? अब देख, वहां पर फोर्स लग रहा था ना, तो यहां पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ए बेटा, समझ पा रहे हो? वेयर आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सिलरेशन। ए समझे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सिलरेशन। सो कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क एज आई इंटू अल्फा, दैट इज माइनस पीई इंटू थीटा, or we can say minus of P into E, P for dipole moment, E for electric field upon I कर दिया, और into क्या कर दिया बेटा मैंने, थीटा कर दिया। and this is a very very important equation which is actually proving what, the angular acceleration is directly proportional to minus of theta, है ना। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हमने एंगुलर लिया और एक्सेलरेशन भी एंगुलर ले लिया, तो ऐसी स्थिति में हमने बोल दिया भाई साहब कि ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ थीटा के, तो ये जो डाइपोल है ये एस एच एम परफॉर्म करेगा, इट विल परफॉर्म एस एच एम। ये बात की मुहर लग गई। अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि यार क्या ये एस एच एम करेगा, हाँ करेगा। कोई कहे प्रूव करके दिखाओ, तो आप ये प्रूव करके दिखा दोगे ना। तो एक तो सवाल यहां तक बन जाएगा क्या, कि इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डाइपोल मोमेंट बोथ आर सेम, नाउ it is displaced from this position by an angle theta and released। अब इसको क्या कर दिया गया, उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया है ना। अब इसको रिलीज कर दिया गया, देन इट विल परफॉर्म, तो ऑब्जेक्टिव में बोल दिया, अ ट्रांसलेटरी मोशन, अ रोटेशनल मोशन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, नन ऑफ दीज, विच ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट, ऑप्शन सी। क्लियर है ना। नाउ यही क्वेश्चन आगे बढ़ा सकता है, सारी सिचुएशन सेम देगा, है ना। नाउ इट इज रिलीज्ड के बाद बोलेगा क्या, इट विल परफॉर्म एन एसएचएम, प्रूव इट, है ना। ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, इस चीज को आप प्रूफ करके बताइए, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोल सकता है, अगर ये एसएचएम परफॉर्म करेगा तो आप इसे प्रूफ करिए और इसका टाइम पीरियड निकाल के बताइए, है ना। तो अब इसके बाद आपको टाइम पीरियड निकालने की कहानी पूछेगा, तो यार देख यार टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, जरा सिंपल तरीके से देख लें। तो यार यहां तक की बात आ गई। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हमें पता है क्या कि इफ this dipole is performing SHM, then its angular acceleration must be equal to omega square into theta. This is the equation number 4 and this is equation number 3. Clear है? So जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को, तो दिस होल वैल्यू, है ना, मतलब ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू पी इंटू ई अपॉन आई, और ओमेगा मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट PE upon I. This is called the relation of angular frequency. इससे क्या बोल सकते हैं बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा PE/I, है ना। और अगर यहीं से हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो टाइम पीरियड विल बी व्हाट, 2π√I/PE। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अभी तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ले जाके रख दिया उसको, और रखने के बाद उसका मोशन हम जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा आ रहा है, और हमें मोशन समझ में आया कि भाई इसका मोशन कैसा एग्जैक्टली आ रहा है। ओके भाई, सर 1/2 पाई कहाँ से आया? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है बेटा, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो ओमेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है टाइम पीरियड निकालने। हाँ बेटा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है टाइम पीरियड निकालने को। हाँ हाँ बिल्कुल पूछेगा। और अगर आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछा गया और ये नहीं कह रहा कि प्रूफ करिए, तो यहां पर बस एक स्टेटमेंट की कमी हो जाएगी, क्या, हेंस इट इज डूइंग SHM, है ना। तब भी आप यही करोगे, डायरेक्टली पूछा जाएगा ना, तो प्रूफ करते टाइम आपको यहाँ बताना पड़ेगा। नहीं प्रूफ करेगा तो आप बताओ ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताओगे कि SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। हमें यहाँ बताना पड़ेगा ही, ठीक है, समझ गए भाई। Yes. यस सर। Yes, sir. अब जरा थोड़ा सा रिलेटिव स्टडी कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। क्या रिलेट करने वाले हम लोग, मैग्नेट। हम सभी लोग मैग्नेट जानते हैं, बार मैग्नेट के बारे में तो इतना जानकारी है ना बेटा। इट हैज 2 पोल्स, sir. नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। इफ वी आर टेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एज अ पोल, जो इसका पोल है उसको एज अ स्ट्रेंथ लेते हैं, इसको QM बोला जाता है, इसको भी QM बोला जाता है, इस स्ट्रेंथ को, है ना। और इसको क्या लिया जाता है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ लिया जाता है, इसका क्या बोला जाता है, नेगेटिव पोल बोला जाता है। साउथ को नेगेटिव एज अ पोल लेते हैं, नॉर्थ को एज अ पॉजिटिव पोल लेते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट, QM इंटू 2L। 2L क्या है, इनकी जो मैग्नेटिक लेंथ है, ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं, आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो ये क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेते हैं प्लस माइनस क्यों ना यार, क्योंकि यहां पर कौन सी पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी। किसकी पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी, चार्जेस की। तो उसी के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर किसकी पोलैरिटी होती है, नॉर्थ और साउथ पोल्स की, ठीक है। तो इसलिए एक मैग्नेट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो जरा सोच के देखो कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट ऐसे रख दिया जाए, बार मैग्नेट, साउथ इधर और नॉर्थ इधर, है ना, और इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करा दिया जाए और छोड़ दिया जाए, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ वाला इधर और साउथ वाला इधर मोशन करना चाहिए, बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√I/PE, है ना, इस मैग्नेट के लिए वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू 2π√I है क्या, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार मैग्नेट, डिवाइडेड बाई P की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M, जिसे डाइपोल मोमेंट कहेंगे, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला आपको फिर से मैं पढ़ाऊंगा जब मैग्नेट में पढ़ाऊंगा, तो फॉर्मूला एज इट इज आएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला है। अब बस समझने की बात है, इसलिए मैंने रिलेट करा दिया कि भैया जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां पर सेम फॉर्मूला फिर से पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने ये बात समझ ली, बोले यार। सर इससे पहला वाला दिखा दीजिए, लिख रहे थे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, अभी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, इसका लिंक भेज रहा हूँ, डोंट वरी, सर ठीक है, नोट कर लेना। बस एक छोटी सी जाते जाते 2 मिनट में छोटी सी बात बता दूं, तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास इसके बाद होगी। बात ये हमारी कि जब अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म के बाद क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये -Q है और ये क्या है, +Q, किसी भी एंगल थीटा पर है,
तो बता यहां पर जो Q इंटू E1 होगा और यहां पर जो फोर्स होगा क्या होगा, Q इंटू E2 होगा, है ना। अगर E2 जो है E1 से बड़ा है तो Q इंटू E2 मस्ट बी ग्रेटर देन Q इंटू E1। तो बता नेट फोर्स कितना होगा, QE2 माइनस QE1। बोल यार, होगा कि नहीं बता। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है डाइपोल का वो अल्टीमेटली मूव किधर करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, है ना। जिधर भी ज्यादा फोर्स लग रहा होगा उधर क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा। तो यहां पर मोशन कौन सा होगा, ट्रांसलेटरी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ ये अगर फिक्स पॉइंट माना जाए तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखा जाए, मान लो D1 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D2 है, तो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क दोनों जुड़ेगा क्योंकि ये इधर मूव कराएगा तो ये इधर मूव कराएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं क्या, Q इंटू E2 इंटू D2, इसको D2 मान ले उसको D1 मान ले, और प्लस QE1 इंटू D1। तो दिस विल बी व्हाट, द नेट टॉर्क। यहां पर क्या होगा, नेट टॉर्क यही होगा। समझ गए बेटा। तो जब भी किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा जाएगा तो वो क्या करेगा, दोनों मोशन करेगा, वो ट्रांसलेटरी भी करेगा और रोटेशनल भी करेगा, वो इक्विलिब्रियम में तो कतई नहीं रह सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपल सिंपल अगर देख लिया जाए तो हमने यही पढ़ा भाई, हमने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो यार वो नेट फोर्स जीरो होगा हमेशा, और वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा 100%, और यहां पर ना तो नेट फोर्स जीरो होगा और ना ही नेट टॉर्क जीरो होगा, है ना। इसलिए ये ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों मोशन एक साथ करेगा। आज का टॉपिक इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और फॉर्मूले पर बेस्ड मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और ये टॉपिक हम अगले क्लास में वाइंड अप करेंगे। 1.5 घंटे की क्लास होगी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है। Thank you, sir. Thank you. ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. बाय बेटा, Thank you, sir. ओके बाय बाय।